गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारा कमलेश्वर द्वारा लिखा गया पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत दौरे के बारे में पढ़ा। उनके आने की तैयारियां कि किस तरह से पूरा भारत उनके स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था। नई दिल्ली को पूरा नया किया गया, सारी बिल्डिंग्स को कलर किया गया, सड़कें अच्छी की गई और पूरे देश का सौंदर्यीकरण किया गया। इंग्लैंड में भी उसी तरह की तैयारियां की जा रही थी। रानी क्या पहनेगी, उनके साथ कौन जाएगा, वो कहाँ कहाँ जाएंगी, ये सारी बात। अखबार सारी रानी के, उनके सेक्रेटरी के, उनके साथ आने वालों के व्यक्तिगत खबरों तक से भरी हुई पड़ी। भारत के सरकारी महकमे के सामने एक समस्या आई कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाठ लगी है, मूर्ति, उस पर नाक नहीं है, उसका क्या किया जाए। समस्या बहुत बड़ी लग रही थी उन्हें कि जो मेहमान आ रहा है, यदि उसके ही परिवारजन की मूर्ति ऐसी खंडित हुई तो वो बहुत क्रोधित होंगे। उन्होंने बहुत उपाय ढूंढने का प्रयास किया और एक मूर्तिकार को इस प्रयास के अंतर्गत ढूंढ निकाला गया, जिसने राय दी कि मूर्ति पर पत्थर ढूंढकर नाक लगा दिया जाए। वह स्वयं पूरे भारत में घूमा, लेकिन उसे वो पत्थर नहीं मिला। उसने आकर घोषणा की कि पत्थर विदेशी। फिर मूर्तिकार ने ये राय दी कि देश में जो मूर्तियाँ लगी हुई है, हमारे राजनेताओं की, हमारे क्रांतिकारियों की, हमारे शहीद बच्चों की, उनकी मूर्ति में से किसी की यदि पत्थर समान हो तो नाक लाकर इस मूर्ति पर लगा दी जाए। वह पूरे भारत में घूम आया, लेकिन आकर उसने यह कथन कहा कि भारत के शहीदों की और बच्चों तक की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, अर्थात उनका सम्मान जॉर्ज पंचम के सम्मान से ज़्यादा है। जैसे उसने आकर यह घोषणा की, पूरा सरकारी महकमा टेंशन में आ गया कि अब किस तरीके से इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। तो स्वयं मूर्तिकार ने एक ऐसा अनोखा उपाय सुझाया जिसे सुनकर एक बार की तो सब सकते में आ गए कि क्या ये उचित है, लेकिन फिर भी रानी को खुश करने के चक्कर में उन्होंने उस अनुचित उपाय तक को मान लिया। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि उसने क्या उपाय सुझाया। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार, यानी हार मानने वाला नहीं। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने पहली शर्त दोहराई। जिससे कमरे में बैठी हुई थी, उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। 40 करोड़ तब भारत की जनसंख्या। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त हो। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि वह खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। बेटा, ये जो पैराग्राफ है, ये इस पाठ का सबसे द्रवित कर देने वाला पैराग्राफ है ना, कि भारत के जो नेता हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, स्वयं का उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह के बचकाने अजीबोगरीब निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी कमी है कि एक व्यक्ति की नाक काटकर उस पर लगाना कितना घृणित कार्य है। कि जिन अंग्रेज़ों के हम गुलाम रहे, जिन्होंने हमारे भारत को विश्व गुरु के पद से हटाकर नीचे की तरफ गिराया,
हम उन्हीं के वंशजों को खुश करने के लिए अपने स्वयं एक भारतीय की बलि तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस वही कि स्वार्थ लोलुप जो व्यक्ति होते हैं वो इन चीज़ों से भी पीछे नहीं हटते। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, यानी सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, है ना, कि एक भारतीय की नाक वहाँ लगाई गई, लेकिन उसका विरोध क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी हमारी देशभक्ति बची हुई। तो रानी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके आने का किसी ने उस तरह से उल्लसित होकर सामना उत्साह से उनके आने का वो नहीं मनाया गया मौके को। पूरे अखबार इन खबरों से खाली थे, किसी तरह की अखबार में सूचना उनके आने की नहीं छापी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भारतीय अभी भी मन से सच्चे भारतीय हैं। ओके, अब इसके अभ्यास प्रश्न देखो बेटा। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? यह चिंता उनकी गुलामी मानसिकता को दर्शाती है कि वह अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी मानसिक रूप से अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, जो उन्हें खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनका ये मानना है कि अंग्रेज़ों से को प्रसन्न कर कर वे अपनी प्रगति के सारे द्वार प्रशस्त कर देंगे, और इसीलिए वे उनकी चाटुकारिता अभी तक करते रहते हैं। प्रश्न 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएं? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण था कि रानी किस रंग का सूट पहनेगी, वो रेशम कहाँ से आएगा, इसमें कितना खर्चा आएगा। उनकी यह परेशानी तर्कसंगत है क्योंकि वह तो रानी का मुलाजिम था, रानी का नौकर था, और रानी के कहे अनुरूप कार्य करना उसकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि वह अपने कार्य के प्रति पूरी तरह जागरूक था। और देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? नई दिल्ली के काया पलट होने से तात्पर्य है दिल्ली को पूरी तरह से सजाया संवारा गया होगा। इसके लिए सारी सड़कों को नया किया गया होगा, उन पर डामरीकरण किया गया होगा, दिल्ली की मुख्य इमारतों का रंग रोगन करवाया गया, दिल्ली के जितने भी रास्ते थे उनको साफ करवाया गया, वहाँ से जो झुग्गी झोंपड़ियाँ थी वो सब हटाई गई, और दिल्ली के हर जो प्रसिद्ध स्थल थे उनका सौंदर्यीकरण किया गया। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? आजकल के अखबार सिर्फ व्यावसायिक हो गए हैं, वे अपना फ़ायदा देखने लगे हैं, वे सच्ची खबरों से दूर एक चकाचौंध वाली दुनिया अखबार में प्रकाशित करते हैं, जिससे युवा वर्ग अखबारों की तरफ अधिक से अधिक आकर्षित हो और उनके व्यावसायिक स्तर बढ़े, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इस तरह की पत्रकारिता गलत है, क्योंकि बच्चे अखबार से जहाँ प्रेरणा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें उन्हें गुमराह करती हैं। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? आज अखबारों में विशिष्ट लोगों के उनके जीवन के बारे में खबरें छापी जाती है, उनके महंगे पहनावे, उनके महंगे तौर तरीके, रहन सहन आदि के बारे में अखबारों में भरपूर मात्रा में छापा जाता है। ये युवा पीढ़ी के सामने एक माया जाल सा उत्पन्न करता है। बच्चे उसमें खो से जाते हैं और ऐसी इच्छाएं रखते हैं कि उनका भी जीवन इसी तरह से दिखावे युक्त हो। ऐसी बातें उनके मन में कुंठा उत्पन्न करती हैं और वे कुंठित होकर पैसा कमाने के लिए गलत कार्यों की ओर प्रेरित हो जाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए?
इसमें आपको सब कुछ लिखना है कि पहले वह पत्थर ढूंढने के लिए गया, फिर वह नाक ढूंढने के लिए गया और अंत में उसने राय दी कि एक जिंदा व्यक्ति की नाक वहाँ लगा दी। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा अर्थव्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखी, है ना। तो इसमें बहुत सारी ऐसे सेंटेंस आए हैं बेटा, है ना। जैसे उनके कहते ही सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई, है ना। और उसको मूर्तिकार को सारी सुविधाएं प्रदान कर दी गई। ओके। नाक मान सम्मान में प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखी। यह पाठ तो पूरी तरह से यह साबित करता है कि नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, क्योंकि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक का न होना उसके सम्मानहीन होने की ओर संकेत करता है। और भारत में उसका बहुत सम्मान है ना, उसकी नाक की बहुत पूंछ है। ये बताने के लिए ही पूरा पाठ लिख दिया गया कि उसकी नाक के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। अर्थात लोग सम्मान को बचाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और अपने मान सम्मान की चिंता में वो रात दिन भूले जाते हैं। सम्मान एक आभूषण की तरह होता है, जिसके होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक लगता है। यदि व्यक्ति का सम्मान नहीं है तो वह कोई भी स्थान समाज में नहीं रखता है। और नाक हमारे उस सम्मान का प्रतीक होती है। नाक पर बहुत सारे मुहावरे भी लिखे गए हैं, नाक कटना, नाक बचाए रखना, है ना। तो कि इस पाठ में ये बताया गया है कि हमारी नाक जो सम्मान का प्रतीक है, हमें हर तरह से उसकी रक्षा करनी चाहिए। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। यहाँ लेखक की देशभक्ति की भावना व्यक्त हुई है बेटा। लेखक ये कहना चाहता है कि जिन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर रखा, भारत का आर्थिक शोषण किया, भारत के सामाजिक ढर्रे को बिगाड़ा, उनका सम्मान कुछ भी नहीं है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए हैं, जो भारत के वीर सेनानी हैं, भारत के जो राजनेता हैं, भारत के जो बच्चे हैं शहीद, उनका सम्मान हर हाल में अंग्रेजों से ज़्यादा है। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की बात को सिर्फ एक खबर में छापा कि एक जिंदा व्यक्ति जैसी नाक लगाई गई है, लेकिन अन्य किसी भी तरह से उस खबर को अखबार में स्थान नहीं मिला। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक ये कहना चाहता है कि भारत जो हमारी राजनीतिक राजधानी है ना, कि सारे राजनीतिक कार्य वहीं से होते हैं, सारे नेताओं का आवास वहाँ पर है, वहाँ सब कुछ है, लेकिन नाक नहीं है। अर्थात लोग राजनीति के चलते सम्मान जैसी किसी भी चीज़ को महत्व नहीं देते। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? अखबार इसलिए चुप थे बेटा क्योंकि जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले अखबारों ने अपनी भूमिका निभाई थी और उनका ये मानना था कि भारतीय लोगों का सम्मान अंग्रेजों के सम्मान से कहीं अधिक है और उनका भी कर्तव्य है भारतीयों के इस सम्मान को बनाए रखना। ठीक है बेटा, ये हमारा पाठ और इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं। आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।